हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। और आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज के लिए क्वेश्चंस सेट नंबर 22 यूपी PCS 2021 के लिए। और इस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। तो बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। जितनी भी क्लासेस होती हैं हमारी यूट्यूब के ऊपर, पेड कोर्सेज की जानकारी वो मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर करता रहता हूं यहाँ पे, और इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे दो पेड कोर्सेज आते हैं। द वन इज़ अ 10,000 MCQ कोर्स, जिसके अंदर हम चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज MCQ डिस्कस करते हैं डिटेल में। और यहाँ पे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज तो हैं ही हैं क्वेश्चन, प्लस यहाँ पे आपके स्टेट PCS, UPSC, SSC, रेलवे और डिफेंस एग्जाम्स के लिए भी मैंने अलग से क्वेश्चन तैयार किए हैं। और इस कोर्स के अंदर विपन 15 कूपन कोड यूज़ करेंगे। और ये कोर्स आपको अवेल कहाँ पे होगा? studyIQ.com जो वेबसाइट है, या फिर हमारी ऐप StudyIQ ऐप के ऊपर। और दूसरा सेम कोर्स GS कोर्स हमारा पूरा का पूरा जो है एक थ्योरी कोर्स है, और इसके अंदर VIP 500 कूपन कोड लगाएंगे। अगेन सेम ऐप के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। अब जैसे ही आप ऐप या वेबसाइट खोलेंगे, आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज। इसको दबाना, व्यू ऑल के बटन को। 10,000 MCQ कोर्स तीसरे नंबर पे दिखेगा, और GS कोर्स आपको चौथे नंबर पे नजर आ जाएगा। जो भी कोर्सेज अच्छे लगें परचेज करें, प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हु रोट अकबरनामा? अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा अकबर की जीवनी के ऊपर, अकबर के ऊपर, और उनके एक नवरत्न ने लिखा था। 9 हीरो में से एक, दैट इज अबुल फजल ने लिखा था। आंसर इसमें C ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, C ऑप्शन। क्लियर? अबुल फजल ने। और अब अबुल फजल, आईने अकबरी और अकबरनामा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर, याद रखना है। बीरबल की बात करते हैं तो बीरबल जो हैं, इनका ओरिजिनल नेम क्या है? महेश दास। महेश दास, इनका भी जो ये पर्सन जो हैं, ये भी नवरत्न में आते हैं। राजा का टाइटल इनको जो है अकबर ने दिया था। बीरबल नाम भी अकबर ने दिया था। बीरबल जो हैं, इन्होंने अकबर ने दीन इलाही धर्म स्टार्ट किया था। दीन इलाही जिसमें सब धर्मों का मिशन था, उसको एक हिंदू जिसने ज्वाइन किया था वो थे बीरबल, दैट इज महेश दास थे। अकबर की बात करते हैं तो अकबर की जो है बैटल ऑफ हल्दी घाटी आती है। हल्दी घाटी एक्चुअली लड़ाई 1576 में लड़ी गई थी, लेकिन ये लड़ाई जो है राजा मानसिंह जो अकबर की साइड से और महाराणा प्रताप की लड़ाई हुई थी। जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत की लड़ाई हुई थी 1556 में, अकबर की साइड से बैरम खान लड़ा था, और दूसरा हिमूल लड़े थे आपस में। ठीक है, याद रखिए। और अकबर का जो मकबरा है वो है सिकंदरा नियर आगरा। सिकंदरा नियर आगरा, आंसर इसमें C ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, अबुल फजल। आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इंडियन सिटीजन व्हाट? क्या किस चीज़ की गारंटी देता है? किस चीज़ की गारंटी देता है आर्टिकल 14? आर्टिकल 14 जो गारंटी देता है वो बताता है राइट टू इक्वालिटी के बारे में। राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या हो गया कि हम कानून के सामने सब बराबर हैं, इक्वल प्रोटेक्शन, यानी कि जो कानून है सबको प्रोटेक्शन इक्वली प्रोवाइड करता है। तो दिस इज द आर्टिकल नंबर 14। आंसर इसमें C ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, C ऑप्शन। देखिए इसमें क्या होता है, सबको आपको इक्वालिटी है, प्रोटेक्शन मिलेगी, लेकिन ये जो राइट है ये आपके सिटीजन्स को भी मिलता है, फॉरेनर्स को भी मिलता है, कोई भी आपकी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, कंपनीज हैं, रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ हैं, या कोई भी लीगल पर्सन है, उसको सबको ये राइट मिलता है। लेकिन अगर देखा जाए आर्टिकल 361 के अकॉर्डिंग, जो प्रेसिडेंट है हमारे देश के या गवर्नर हैं, ये दोनों आंसरेबल नहीं होते किसी भी कोर्ट के अंदर। ये इनके ऊपर कोई भी सिविल प्रोसीडिंग, इनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं लगेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। और आर्टिकल 105 के अकॉर्डिंग कोई भी मेंबर पार्लियामेंट का, और आर्टिकल 194 कोई भी मेंबर स्टेट लेजिस्लेचर का, ये आपका जो प्रोसीडिंग में नहीं जाएगा किसी भी मतलब आई मीन टू से, इसके ऊपर जो है कोई भी अगर ये वोट करता है कमेटीज़ के अंदर, तो इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। और ये सेम चीज़ आपका फॉरेन सॉवरन रूलर्स, एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट्स के ऊपर जो है इनको भी इम्यूनिटी मिलती है। तो ये आपके एक्सेप्शन देखने को मिलती हैं। आंसर इसमें C ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आंसर इज C ऑप्शन इज द राइट वन। बाय विच बिल द गवर्नमेंट प्रेजेंट्स ए प्रपोजल फॉर द एनुअल रेवेन्यू कलेक्शन? कौन से बिल में एनुअल रेवेन्यू कलेक्शन की बात आती है? तो वो होता है आपका मनी बिल। मनी बिल को मनी बिल इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पैसे की बात होती है, और अगर स्पीकर के जब तक साइन नहीं होते तो उसको मनी बिल नहीं कहा जाएगा। मनी बिल हमेशा लोकसभा में आता है,
पूरी पावर लोकसभा की है, राज्यसभा को दिखाया जाता है ये बिल। राज्यसभा अगर कोई चेंज करे तो राज्यसभा अगर चेंज करे तो इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हो सकता जब तक लोकसभा ना चाहे, मतलब पूरी पावर लोकसभा की होती हैं। लेकिन मनी बिल लोकसभा में आने के लिए प्रेसिडेंट से परमिशन आपको लेनी पड़ती है। 14 दिन के अंदर अंदर पास होता है, अंडर आर्टिकल 110 के अंदर ये पास होता है। और इसके अंदर आपने कोई टैक्स लगाया, बढ़ाया, घटाया वो हो, या सैलरीज के बारे में हो, या फिर आपने कोई पेंशंस जो आपकी लोन्स की पेमेंट करनी हो, या फिर आपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई पैसा निकालना हो, तो इसमें आप देखते हैं। और ये है आर्टिकल 110। उसके बाद आ जाओ आपका फाइनेंस बिल के ऊपर। फाइनेंस बिल दो तरीके के होते हैं। फाइनेंस बिल जो होता है 1 होता है, और एक होता है फाइनेंस बिल 2। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, फाइनेंस बिल 1, फाइनेंस बिल 2। फाइनेंस बिल 1 जो होता है, इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए जो प्रेसिडेंट की जो रिकमेंडेशन होती हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं। राज्यसभा की जो है पावर होती हैं इस बिल को अमेंड करने की, रिजेक्ट करने की भी, और इसमें कोई भी स्पीकर से जो है आपको अप्रूवल नहीं लेना पड़ता। और रिकमेंडेशन जो होती हैं राष्ट्रपति की, वो इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको जो है परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन ये बिल हमेशा लोकसभा में पहली बार आता है। अगर फाइनेंस बिल के ऊपर डेडलॉक हो जाए तो जो आपका राष्ट्रपति है वो ज्वाइंट सिटिंग बुला सकता है इस चीज़ के ऊपर। क्लियर। और इसके अंदर जो होता है, ये जो आपका आर्टिकल 110 है वो तो आपका करता ही करता है। इसके अंदर जो भी आपकी जनरल लेजिस्लेशन के लिए कानून बनते हैं वो भी इसके अंदर देखने को मिलते हैं। फाइनेंस बिल 2 की अगर हम बात करते हैं, फाइनेंस बिल 2 जो है इसमें आपके राष्ट्रपति की कोई परमिशन आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। राज्यसभा जो होती है इसके अंदर जो है आपका जो है पावर होती है अमेंड और रिजेक्ट करने के लिए, और बिल के अंदर जो है आपको कोई अप्रूवल नहीं लेना पड़ता। रिकमेंडेशन जो होती है प्रेसिडेंट की यहाँ पे नेसेसरी नहीं होती फाइनेंस बिल 2 के अंदर। ये आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। क्लियर। ऑर्डिनेंस बिल की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 123 है, और ऑर्डिनेंस इशू कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट इशू करते हैं। जैसे ही राष्ट्रपति इशू करेंगे, और ये तब होगा जब आपकी पार्लियामेंट सेशन में नहीं होगी, पार्लियामेंट सेशन में नहीं होगी। ऑर्डिनेंस का मिनिमम टाइम होता है 6 महीने। 6 महीने के बाद अगर पार्लियामेंट इसके ऊपर कानून बनाने लग जाए तो 6 वीक्स के अंदर अंदर कानून बनाना जरूरी होता है। तो मैक्सिमम 6 महीने प्लस 6 वीक्स का पार्ट होता है। ऑर्डिनेंस जो होती है ये राष्ट्रपति की एक लेजिस्लेटिव पावर होती है, लेजिस्लेटिव पावर, कानून बनाने की शक्ति। लेकिन ये सीधा का सीधा कानून होता है, एग्जीक्यूटिव लॉ होता है। ये ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा, मनी बिल इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, इंडस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम। इंडस रिवर जो है ओरिजिनेट कहाँ से होती है? वो ओरिजिनेट होती है आपकी सिंधु रिवर, कैलाश रेंज से। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? 1 ऑप्शन बनेगा, कैलाश रेंज इज़ द करेक्ट आंसर। और इसकी जो लेंथ होती है वो 2900 किलोमीटर के आसपास आपको देखने को मिलती है। और आपको पता है कि इसके ऊपर बहुत सारा इशू भी था इंडस वाटर ट्रीटी का। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई थी बिटवीन द इंडिया एंड द पाकिस्तान, और इसमें इंटरमीडिएटर था वर्ल्ड बैंक। क्लियर। जिसके अकॉर्डिंग जो है रावी, ब्यास और सतलज, ये रिवर्स का पानी इंडिया को मिला था। इंडस, चेनाब और कौन सी रहेगी रिवर? इंडस, चेनाब, झेलम, ये तीनों नदियों का जो पानी है ये पाकिस्तान के पास आ गया। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, ये आपको याद रखना है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, कैलाश रेंज इज़ द करेक्ट आंसर, कैलाश रेंज। क्लियर। और इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो पता होना चाहिए, ये आपकी 5 रिवर्स, जो आपकी 5 रिवर्स हैं, आपको नॉर्थ से साउथ पूछा जा सकता है, ये होती कैसी हैं? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये पता होना चाहिए, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये 5 नदियां आपको पता होना चाहिए लाइन में। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेयर आर द मिजोन्स फाउंड? मिजोन्स जो होते हैं ये आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं? मिजोन्स जो होते हैं दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द रेडियो एक्टिव डिके। ये रेडियो एक्टिव डिके द्वारा प्रोड्यूस नहीं होते, बट दे आर द शॉर्ट लिव। ये शॉर्ट लिव प्रोडक्ट्स होते हैं, शॉर्ट लिव प्रोडक्ट होते हैं हाई एनर्जी इंट्रैक्शन के। हाई एनर्जी इंट्रैक्शन जो आपका मैटर का होता है बिटवीन द पार्टिकल्स, जो आपके बने होते हैं क्वार्क के। हाई एनर्जी पार्टिकल जो क्वार्क के बने होते हैं वो होते हैं आपके मिजोन। ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, लेकिन रेडियो एक्टिव डिके से नहीं बनते। और ये हम मिजोन बनते हैं कैसे? आपकी कॉस्मिक रे से। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, कॉस्मिक रे। कॉस्मिक रेज जो होती हैं ये आपके जो ये पार्टिकल्स जो होते हैं ये ऑर्डिनरी प्रोटॉन्स होते हैं, और आपके न्यूट्रॉन्स देखने को आपको मिलते हैं। क्लियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर, आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, कॉस्मिक रे इज द करेक्ट आंसर। एक्सरे की बात करते हैं तो रॉयंटजन ने इसको ढूंढा था पहली बार। गामा रेज की बात करते हैं तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से अल्फा, बीटा और गामा रेज निकलती हैं, हमेशा एंड में गामा रेज निकलती हैं। और गामा रेज हमारे बॉडी के अंदर जो है म्यूटेशन भी कॉज कर देती हैं। म्यूटेशन का मतलब क्या था? द सडन चेंज इन द जेनेटिक करेक्टर। और म्यूटेशन को ढूंढा किसने था? ह्यूगो डी व्रीज ने ढूंढा था। ये आपको पता होना चाहिए। आंसर इसमें
ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। कॉस्मिक रेज इज द राइट वन, कॉस्मिक रेज। कौन सा दिवस जो होता है नेशनल हिंदी दिवस के नाम से हम मनाते हैं? नेशनल हिंदी दिवस हम मनाया जाता है 14 सितंबर को। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और यहाँ पे लिखा हुआ है जनवरी 10 जनवरी जो होता है ये होता है वर्ल्ड हिंदी डे। दिस इज़ द वर्ल्ड हिंदी डे, ये आपको पता होना चाहिए। नेशनल पूछा था तो नेशनल 14 सितंबर को, और वर्ल्ड हिंदी डे दैट इज़ द 10 जनवरी को। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा डी ऑप्शन। क्लियर। और आपको मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जो हमारी हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है आर्टिकल 343 में लिखा गया है, और 350 में लिखा गया है कि आप जो है आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ग्रीवेंसेस दे सकते हैं कोई भी लैंग्वेज के अंदर। 350A के अंदर लिखा गया है कि आपको पूरी फैसिलिटीज़ मिलेंगी अगर आप मदर टंग में यूज़ करना चाहते हैं, प्राइमरी स्टेज तक, प्राइमरी स्कूल तक मदर टंग यूज़ करना चाहते हैं। 350B जो है आपका लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए जो है आपका स्पेशल ऑफिसर होगा, और आपका 351 जो बताता है ये डायरेक्टिव्स दिए गए हैं ताकि आपको हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करना है, डेवलप करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा डी ऑप्शन। 14 सितंबर इज द करेक्ट आंसर। एक हॉर्स पावर कितने बराबर होता है? देखिए पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट। क्लियर। एक हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर होता है। ये सीधा क्वेश्चन याद करने वाला है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, 746 वॉट। विच ऑफ द फॉलोइंग एंड ऑन इनहेलेशन, मतलब जब हम किसी चीज़ को इनहेल कर लें, डिजॉल्व इन द ब्लड हीमोग्लोबिन मोर रैपिडली देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज़्यादा रैपिडली जो है आपकी बॉडी में, और ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की 200 टाइम कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने की, और ये बना क्या लेता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है बना लेता है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करता हूँ तो ये आपका एसिड रेन का पार्ट बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओजोन आपकी जो है स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, जो हमें यूवी रेस से बचाती है। नाइट्रस ऑक्साइड होती है N2O। नाइट्रस ऑक्साइड होती है आपका N2O, जिसे हम क्या कहते हैं? लाफिंग गैस कहते हैं, लाफिंग गैस। और ये एज ए एनेस्थीसिया भी यूज़ किया जाता है, और ग्रीन हाउस गैस भी है ये। और एक होती है नाइट्रिक एसिड, ये भी आपका एसिड रेन का पार्ट होता है, HNO3 का। ठीक है, याद रखिए। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर, कार्बन मोनोऑक्साइड। ताजमहल जो है आगरा के अंदर वो डैमेज हो रहा है, क्यों? क्योंकि ताजमहल में जब आपकी ऊपर पहली रेन निकलती है दैट इज एसिड रेन। एसिड रेन पे आती है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, वही जो मैंने अभी आपको बताया था, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। या फिर आपका पड़ जाएगा ऑप्शन सल्फ्यूरिक एसिड प्लस नाइट्रिक एसिड, ये भी आपका ऑप्शन आ सकता है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। सल्फर डाइऑक्साइड इज द राइट वन। किसी भी चीज़ को जलने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। हाइड्रोजन जो है लाइटेस्ट एलिमेंट है, याद रखिए। क्लोरीन जो है वाटर प्यूरिफिकेशन में हम यूज़ करते हैं। ये वही चीज़ है जी, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह जो मैंने आपको बताया। अगला देखते हैं। नसीम अल बहार, ये एक बायलेटरल जो है नेवल एक्सरसाइजेज है इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में? ये इंडिया और ओमान के बीच में जो है आपकी एक्सरसाइज है। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। क्लियर। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, स्लिनेक्स भी आपको पूछी जा सकती है। ये होती है आपकी इंडिया और श्रीलंका के बीच में। एक होती है इंदिरा, ठीक है, इंडिया और आपकी इंडिया और रशिया के बीच में। यूके और इंडिया के बीच में होती है आपकी कोंकण एक्सरसाइज। क्लियर। और वरुणा एक्सरसाइज होती है इंडिया और फ्रांस की नेवी की। और ओमान मैंने आपको बता दिया, नसीम अल बहार। और एक होती है सहयोग भी याद करो, इंडिया और वियतनाम की, जो कोस्टल एक्सरसाइज होती है। क्लियर। एक होती है इंडो कॉर्पेट, ये इंडोनेशिया के साथ हो जाएगी। क्लियर। और एक होती है सिंगबैक्स होगी आपकी सिंगापुर और इंडिया के बीच में, ये आपकी मैरीटाइम यानी कि नेवी की एक्सरसाइज होती है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। अगला देखिए जी, इंडिया अडॉप्टेड BS6 एमिशन, भारत फ्यूल 6 एमिशन फ्रॉम विच डेट? ये हमने कब अपनाया था? ये हमने अपनाया था अप्रैल 1, 2020 से, 1 अप्रैल 2020 से हमने अपनाया था। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। अब यहाँ पे देखो, भारत स्टेज 6 जो है आपका नॉर्म हमने लगाया 1 अप्रैल 2020 से, जो क्वेश्चन था। ये मोस्ट एडवांस्ड एमिशन स्टैंडर्ड है जो आपके ऑटोमोबाइल्स के बराबर ऑटोमोबाइल से निकलता है, जो यूरोप के 6 नॉर्म्स हैं आपका फ्यूल का, उसके साथ जो है आपका मिलता जुलता है। अगर आपने गाड़ियों से पोल्यूशन को कम करना है तो हमने उच्च अच्छी तरीके का फ्यूल यूज़ करना पड़ेगा।
तो पहले हम भारत से 4 स्टेज यूज़ कर रहे थे, भारत स्टेज 5 हमने यूज़ ही ना करी क्योंकि पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा था। अब सीधा हम भारत 6 पे आ गए हैं, और इससे क्या होगा, आपकी पूरी गाड़ियों के ऊपर जो है डायग्नोज किया जाएगा कि कितना आपका पोल्यूशन वगैरह निकलता है, और अगर जो है आइडेंटिफाई कर लेगा कोई अगर मैल फंक्शनिंग होता है, डिकोड हो जाएगा कंप्यूटर के ऊपर, और इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, याद रखिए। इंडियाज़ फर्स्ट कमर्शियल लिक्विफाइड नेचुरल गैस फ्यूल्ड बस वॉज लॉन्च्ड इन विच स्टेट? ये लॉन्च करी गई थी आपकी केरल के अंदर, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जिसके अंदर अगेन आपका मीथेन वगैरह देखने को आपको मिलेगा। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, और ये हुई थी आपकी एक्चुअली कोची के अंदर, कोची केरल के अंदर, और इसमें 180 किलोग्राम क्रायोजेनिक टैंक था, क्रायोजेनिक टैंक, क्लियर, ये ध्यान रखना। और इसको क्रिएट किसने किया था? पेट्रोनेट ने क्रिएट किया था, और ये ट्रैवल कितना कर सकती है? 900 किलोमीटर तक का ये सफ़र तय कर सकती है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, याद रखिए, इंपॉर्टेंट पार्ट है। कौन से नेशनल पार्क के अंदर कंट्री का पहला क्वारंटाइन फैसिलिटी रखी गई थी एनिमल्स के लिए, अगर कोविड-19 इनको देखने को मिल जाए? तो ये देखने को मिली थी आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के अंदर देखने को आपको मिलता है, और इसको हेलेज नेशनल पार्क भी आप कह देते हैं, क्लियर, याद रखिए। रणथंबोर कहाँ पे है? रणथंबोर आपका राजस्थान में है। काजीरंगा नेशनल पार्क आपका असम में है। गिर फॉरेस्ट आपका गुजरात में है, और गिर फॉरेस्ट के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं सबसे ज़्यादा एशियाटिक लाइन्स, एशियाई शेर देखने को आपको मिलते हैं। और काजीरंगा के अंदर ये वन हॉर्न राइनो, ये बड़े फेमस हैं यहाँ पे, वन हॉर्न राइनो। सो आंसर इसमें क्या बनेगा? आपका ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, वन ऑप्शन इज द राइट वन। कौन सी कंट्री के अंदर वर्ल्ड की लार्जेस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन देखने को आपको मिलती है? एलिफेंट पॉपुलेशन वो मिलती है बोत्सवाना के अंदर, बोत्सवाना के अंदर। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। बोत्सवाना जो आपका अफ्रीका का पार्ट है, यहाँ पे आपके सबसे बड़े जो है जो लार्जेस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन देखने को हमें मिलती है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। जो आपका हाफ है बोत्सवाना, वो कौन से डेजर्ट से कवर है? कालाहारी डेजर्ट, जो आपका नॉर्थ ऑफ अफ्रीका में पड़ता है, और दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और यहाँ पे लिखा हुआ है थाईलैंड, थाईलैंड में आपको देखने को मिलती है नेचुरल रबड़ सबसे ज़्यादा। नेचुरल रबड़ इंडिया में कहाँ पे मिलती है? केरल में, क्लियर। और नेचुरल रबड़ जो है लेटेक्स ऑफ द रबड़ प्लांट से निकाला जाता है। नेचुरल रबड़ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वल्कनाइजेशन का प्रोसेस करते हैं, जिसमें हम सल्फर को ऐड कर देते हैं और रबड़ स्ट्रॉन्ग बन जाती है, और जिसे हम कहते हैं वल्कनीकरण और वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ कहा जाता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। बोत्सवाना इज द राइट आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ द ह्यूमनॉइड रोबोट विच वॉज रिसेंटली अनवील्ड बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? इसरो द्वारा जो है पहला ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया गया था, उसका क्या नाम था? ये सबको पता होगा, व्योममित्रा। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा, व्योममित्रा इज द करेक्ट आंसर। व्योममित्रा, ये इनकी आइडेंटिटी थी, इसरो द्वारा बनाया गया था ये, क्लियर। और ये जो है आपका गंगायान जो मिशन जाएगा आपका गंगायान, उसके ऊपर भी देखने को आपको मिलेगा। और पहली बार इसको अनवील कब किया था हमने? 22 जनवरी 2020 को। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेंगलुरु के अंदर। बेंगलुरु इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बना कब था? 15 अगस्त 1969 को। के सिवान एट प्रेजेंट जो है इनके प्रेसिडेंट हैं इसरो के, और इसरो की कमर्शियल आर्म है अंतरिक्ष, क्लियर। और अंतरिक्ष के भी हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? बेंगलुरु के अंदर देखने को मिलते हैं। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर, याद रखिए। अगला देखिए जी, कौन से बैंक ने रिसेंटली जो है आपके सबसे ज़्यादा इशू किए हैं फास्टैग्स? ये आपको पता होना चाहिए। फास्टैग इशू सबसे ज़्यादा किसने किए हैं? तो ये इशू किए हैं आपके पेटीएम पेमेंट बैंक ने। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, पेटीएम पेमेंट बैंक। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। कैप्टन विक्रम बत्रा, ये आपको पता है, इनका जो है ये कारगिल वॉर के अंदर बड़े जो है, मतलब इन आपने मूवी भी देखी होगी, आई थिंक LOC, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, LOC मूवी के अंदर जिसमें अभिषेक बच्चन ने रोल प्ले किया है, वो विक्रम बत्रा का रोल प्ले किया है। ये इनका फेवरेट डायलॉग था, ये दिल मांगे मोर, क्लियर। और मूवी में भी ये बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि इनके नाम पे जो है दिल्ली के अंदर मुबारक चौक का नाम विक्रम बत्रा चौक कर दिया गया है, और ये कारगिल वॉर के अंदर शहीद हुए थे 1999 के वॉर के अंदर। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा राइट वन, सी ऑप्शन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेजॉरिटी ऑफ द अमेजॉन फॉरेस्ट
मेजोरिटी ऑफ द अमेजोन रेन फॉरेस्ट इज कंटेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। अमेजोन फॉरेस्ट के अंदर जो है सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलता है, ये अमेजोन देखने को मिलता है ब्राज़ील के अंदर सबसे ज़्यादा। 70% ऑफ द एरिया जो है आपका मेनली देखने को मिलता है ब्राज़ील अमेजोन रेन फॉरेस्ट। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और ब्राज़ील के अंदर, ब्राज़ील के बाद जो है सबसे ज़्यादा एरिया देखने को मिलता है आपको ब्राज़ील के बाद पेरू में, ठीक है, दूसरा नंबर ये बनता है। फिर कोलंबिया आ जाता है तीसरे नंबर पे, और थोड़े बहुत फिर बोलीविया, इक्वाडोर वगैरह वगैरह कंट्रीज, क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आपका, ब्राज़ील इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ब्राज़ील इज द राइट आंसर। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, ब्राज़ील इज द करेक्ट वन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो जी, रेन फॉरेस्ट है ये, ब्राज़ील हो गया, देन पेरू हो गया, और बोलीविया हो गया, आपका कोलंबिया वाला पार्ट हो गया, इक्वाडोर वाला, मेनली ब्राज़ील देन पेरू। पेरू के ऊपर जो है यहाँ पे एक आपके जो है यहाँ पे जो है ये एक आपका करंट चलता है जिसे हम कहते हैं पेरू करंट, पेरूवियन करंट कहा जाता है, और इसको हम्बोल्ट करंट कहते हैं। हम्बोल्ट करंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्बोल्ट करंट जो है आपका कोल्ड वाटर करंट देखने को मिलता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर, याद रखिए। द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फ्यूल आर, कोई भी फ्यूल के प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, वो दो होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, कार्बन और हाइड्रोजन इज द करेक्ट आंसर। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी इसमें देखने को मिलता है सल्फर देखने को मिलता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये देखने को मिलता है, लेकिन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज द मेन आंसर। इसमें वन ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, कार्बन एंड हाइड्रोजन। सो यहाँ पे देखिए जी, कार्बन हाइड्रोजन तो मेन होते हैं, इसके अलावा जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह भी देखने को मिलते हैं। सो दीज आर द मेन कंपोनेंट्स, क्लियर, याद रखिए। अगला देखिए जी, ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये एक ग्रुप है, ये एक कार्टल है। कार्टल का मतलब क्या होता है कि अगर इन्होंने रेट फिक्स कर लिया, वही रेट ऑल ओवर द वर्ल्ड वही सेम रहेगा, क्लियर। तो अब बात करते हैं कि हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं ओपेक के, तो वो है आपका वियना ऑस्ट्रिया के अंदर हेडक्वार्टर है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, वियना ऑस्ट्रिया, क्लियर। वियना के अंदर तो और भी हेडक्वार्टर हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के भी हेडक्वार्टर हैं, याद रखना है। कतर दोहा में फुटबॉल होने वाला है 2022 वाला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रियाद सऊदी अरेबिया, जीसीसी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के आपके हेडक्वार्टर हैं। टर्की की कैपिटल अंकारा और इसकी करेंसी लीरा, ये भी आपको याद करनी है। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, ए ऑप्शन बनेगा, वियना ऑस्ट्रिया इज द करेक्ट आंसर, वियना ऑस्ट्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, याद रखिए। सो यहाँ पे है जी आपका ऑस्ट्रिया, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द ओपेक, क्लियर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। सो गाइज ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। बाकी जो भी अपडेट होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलेगा, डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। और यहाँ पे जो है मेरे साथ 1,35,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे और फेसबुक के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जितने भी हमारे MCQs होते हैं वो हमारे मतलब मेरे पेड कोर्सेज के अंदर भी अलग से MCQs मैंने तैयार किए हैं। 2 पेड कोर्सेज हैं मेरे, वन इज़ अ 10,000 MCQ कोर्स, ऐसे ही GS कोर्स, ये हमारा पेड कोर्स है जिसके अंदर हम चैप्टर वाइज MCQ डिस्कस करते हैं डिटेल में। यहाँ पे चैप्टर वाइज तो हैं ही हैं, प्लस यहाँ पे आपके एग्जाम को फोकस करके स्टेट PCS UPSC के लिए, SSC रेलवे और डिफेंस एग्जाम के लिए भी मैंने अलग से क्वेश्चन तैयार किए हैं। विपन 15 कूपन कोड आप यूज़ करेंगे। GS कोर्स हमारा बिल्कुल बेसिक थियरी कोर्स है, VIP 500 कूपन कोड यूज़ करेंगे। अब आप इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं studyIQ.com वेबसाइट के ऊपर, जहाँ हमारी ऐप StudyIQ ऐप के ऊपर। जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा यहाँ पे होम पेज, यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, व्यू ऑल का बटन। इस व्यू ऑल के बटन को दबाना, जैसे आप दबाएंगे 3rd नंबर पे आपको 10,000 MCQ कोर्स और GS कोर्स 4 नंबर पे दिखेगा। सो गाइज ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।